Good afternoon, ladies and gentlemen. So today, believe it or not, is my day when I become a mountaineer. For the simple reason that in the afternoon, I launched Mr. Amitabh Kant's book, How India Scaled Mount G20. And now I'm launching Mr. Sajjan Yadav's book, How to Scale Mount UPSC. And there is a reason why it's called Mount UPSC. If you were to climb Mount Everest without supplemental oxygen, I looked up Google, there is a 15% chance that you will make it to the summit. If you are looking to take IIT-G, the combined success rate from the G main registration to securing an IIT seat is roughly 1 to 2%. But if you are looking to crack the civil services examination, the success rate is just 0.2%, making it the most challenging examination in the world. And yet, every year, more than 1 million aspirants dedicate themselves to this grueling process, driven by the dream to join the Indian civil service and serving the nation. So in this session, we will delve into the rigorous ascent, the determination, and the occasional luck required to reach the summit of one of India's toughest competitive examinations. So grab your gear and let's go. So Sajjan, first of all, thank you so much for being with us today. Your book brings to life the extraordinary stories of 7 individuals who surmounted seemingly impossible odds to achieve their IAS dream. So to begin with, I would like to know from you, what inspired you to write Scaling Mount UPSC and bringing these remarkable stories to light? हेलो हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं हिंदी में बोलूँगा ताकि मेरे को भी आसानी रहेगी और आपको भी शायद काफ़ी लोग को आसानी रहेगी। क्या बात है। तो सर ऐसा है कि आईएएस, आईपीएस या फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनना इस देश में लाखों लोगों का सपना होता है। आपका भी था, मेरा भी था, बाकी लोगों का भी है। यहाँ जो ऑडियंस में बैठे हैं और बाहर हैं उनमें से बहुत लोगों का है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सपना केवल सपना रह जाता है, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, ये इतना टफ एग्ज़ाम है, इतने और कॉम्पिटिटर्स हैं, इतने अमीर बच्चे हैं, इतने कोचिंग लेने वाले बच्चे हैं, इतने बड़े शहरों के बच्चे हैं। ये सब चीज़ें मेरे भी दिमाग में आई थी जब 31-32 साल पहले मैं कर रहा था। और जो ये हिम्मत कर लेते हैं सपना देखने की, उनको ये गाइडेंस नहीं होती है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या पढूं, किससे बात करूं, क्या स्ट्रेटजी अपनाऊं। तो ये मेरी किताब में जो स्टोरीज़ हैं सर, ये ऐसे बच्चों की हैं जो बहुत चैलेंजिंग बैकग्राउंड से आए हैं, जिन्होंने ये सपना देखा, जिन्होंने इसके जो अप्स एंड डाउन्स देखे, जिन्होंने हिम्मत की, डेडिकेशन की और ये सपने को पूरा किया। और हज़ारों लोग ये सपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस और मेरी इंस्पिरेशन ये है कि जो मेरी तरह हम्बल बैकग्राउंड के, जिनको बिना गाइडेंस के बच्चे हैं, जो आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, उनको मोटिवेशन मिल पाए, वो कनेक्ट कर पाएँ कि हमारे जैसे ही लोग आईएएस बनते हैं। आपने 12th फेल देखी, उसमें भी मनोज शर्मा हमारे जैसा ही एक था, या और भी हज़ारों बच्चे हैं। तो उनको एक मोटिवेशन मिले और उनको गाइडेंस मिले कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये मेरा इंस्पिरेशन था। नहीं, बहुत बहुत खूब। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 7 किरदार आपने दिखाए हैं उसमें, जो 7 एस्पिरेंट्स हैं, उनकी बैकग्राउंड वाकई कितनी डाइवर्स है। फ्रॉम अ डिटर्मिन्ड जूनियर क्लर्क इन केरला टू अ ब्लाइंड गर्ल इन सिक्किम, फ्रॉम द सन ऑफ अ बी कीपर फ्रॉम अनंतनाग इन कश्मीर टू अ हम्बल बॉय लिविंग इन द सर्वेंट्स क्वार्टर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर्स हाउस। I was that IAS ऑफिसर सर। मेरे घर में काम करने वाली दीदी या मेड जो भी आप बोलते हैं, उसका बेटा आईएएस ऑफिसर है। क्या बात है, आप ही के घर की कहानी है ये। भरत सिंह। माय गॉड। सो ये बताइए कि ये जो 7 इस तरह के आपने कैरेक्टर्स जो दिखाए हैं, जो ये एस्पिरेंट्स थे, ये आईएएस की इवॉल्विंग प्रोफाइल के बारे में हमें क्या बताते हैं कि किस तरह के लोग अब आईएएस देना चाह रहे हैं? सर आईएएस या आईपीएस हर एक को अट्रैक्ट करता है इस देश में, लेकिन स्पेशली जो बच्चे बहुत हम्बल और चैलेंजिंग बैकग्राउंड के हैं, मिडिल क्लास के हैं, रूरल एरिया के हैं,
जो चाहते हैं कि मेरा अपना प्रोफाइल इमीडिएटली कैसे मैं लीप ले सकता हूँ, मेरी फैमिली को मैं कैसे एक लेवल जंप करा सकता हूँ, मैं कैसे अपने आसपास वालों की, अपने समाज की सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। पहले थोड़ा इलीट क्लास इसमें आती थी, लेकिन अब सर क्योंकि एजुकेशन इतना फैल गया है, अवेयरनेस इतनी हो गई है, तो अभी ये प्रोफाइल चेंज हुआ है। जो कॉमन बच्चे हैं, जो बिल्कुल ऐसे हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। और जो हमारी पॉलिसी चेंज हुई है सर, अब जैसे कि आपको अब जनरल बच्चे को भी 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, 32 साल तक की उसका एज तक वो दे सकता है, ओबीसी का बच्चा उसको 35 साल तक दे सकता है, रिजर्व कैटेगरी SC ST का बच्चा और ज़्यादा 37 साल तक दे सकता है। तो इन सब से जो पीछे छूट जाते हैं दौड़ में, कई बार होती हैं, स्पेशली जो चैलेंजिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं या लड़कियां हैं, उनको शादी हो जाती है, कुछ और फैमिली जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अब वैसे भी बच्चे, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, मिन्नू की शादी हो गई जब वो क्लास 12वीं के बाद, और उसको एक क्लर्क की नौकरी मिली, 6-7 साल क्लर्क की नौकरी की, उसके बाद उसमें वो सपना जागा और उसने ये सपना पूरा किया। तो ये प्रोफाइल में अब बदलाव हो रहा है सर। तो एक तरह से कहा जाए तो ये लोग एस्पिरेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत समझ कि एक एस्पिरेशन है कि हमें जो हम हैं उससे हमें ऊपर उठना है, देश की सेवा करनी है। Yes. और किस तरह अब हमें भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हमारे पास, जो एक अमीर तबके के लोगों के पास अवेलेबल हैं, कि हम भी इसको क्रैक कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, इस किताब में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने दर्शाई है, रिजिलियंस इन द फेस ऑफ फेलियर। क्योंकि ये ऐसे एक आध को छोड़ के कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी नहीं हैं, कई निरंतर उन्हें सतत प्रयत्न करना पड़ा तब जाकर वो क्रैक कर पाए। तो इससे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि ये जो 7 कहानियाँ आपने दर्शाई हैं, इससे फेलियर से मुकाबला कैसे किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, जैसे हर बहुत ही कम एक्सेप्शंस हैं जो पहले अटेम्प्ट में हो जाते हैं, लेकिन मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेसफुल कैंडिडेट को फेलियर का सामना करना पड़ता है। और लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गए सर, वो भी फेलियर का बहुत बार सामना करते हैं। जैसे सत्यम गांधी मेरी बुक में हीरो है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन एक स्टेज आई जब उसको लगा मॉक टेस्ट में तो मैं फेल हो रहा हूँ, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, इतना बड़ा सिलेबस बचा हुआ है, मैं क्या करूँगा। तो वो फेलियर का था। मीनू PM जो लड़की हैं, क्लर्क जो थी, वो 4 बार फेल हुई अलग अलग स्टेजेस ऑफ एग्जाम में। तो हर कोई, श्रुति शर्मा जो टॉपर थी 22 बैच की, वो एक बार फेल हुई। तो हर कोई फेल होता है, लेकिन फेल होके गिव अप नहीं करना है। अगर फेल होके गिव अप कर दिया तो आप उस दौड़ से बाहर हो गए। आपकी जो आयरन विल है, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपका परसिवरेंस है, जो आपको डेली अपने आप को वापस जगाना है। और इस तरह के माहौल में सर इस तरह की किताबें बहुत काम आती हैं कि हमारे जैसे ही बच्चों ने पास किया है। मीनू PM है, वो जब उसको डिप्रेशन होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो एक फिल्म देखती थी, केरल की मलयालम फिल्म है, जिसमें एक कलेक्टर हीरो था जो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको देख के वो वापस जाग जाती थी। तो इस तरह से हमको अपनी स्ट्रेंथ वापस लानी है, फेलियर से डरना नहीं है सर। अच्छा, ये जो 7 आपने दिखाए हैं एस्पिरेंट जिन्होंने क्रैक किया एग्जामिनेशन, उन सब के पढ़ने के तरीके तो अलग अलग थे, क्योंकि सबके विषय भी अलग अलग थे। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिली? क्या गुर मंत्र हैं जो आप कह सकते हैं कि कॉमन थे इन 7 में, जिसकी वजह से वो IAS के एग्जाम को क्रैक कर पाए? बिल्कुल सर, पहला तो ये है कि आपके अंदर वो सपना होना चाहिए जो सबके अंदर सपना था। दूसरा, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर पाएंगे, वो बार बार अपने अंदर लाना पड़ता है कॉन्फिडेंस। तीसरा सर, बहुत बोला गया है कि क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन की भरमार है, तो बहुत टारगेटेड पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ भी है वो नहीं पढ़ लेना चाहिए। अखबार भी पढ़ेंगे तो टारगेटेड, अगर आप 1 अखबार या 2 अखबार डेली पढ़ते हैं तो कौन सा चीज़ आ सकती है। उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार अपने आप को टेस्ट करिए, कहाँ मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, उस सब्जेक्ट को वापस पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो मॉक टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, खासकर प्रीलिम्स में। मेंस में सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब ने की। आंसर राइटिंग, और उसमें मॉडल आंसर्स आजकल मिलते हैं मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे, या वेबसाइट्स पे भी, तो उनसे सीखना है कि कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, कैसे आंसर में और अच्छी चीज़ें लिखनी है, कौन सा डायग्राम देना है, कौन सी कोट लिखनी है।
तो इस तरह की चीज़ें जिन्होंने की और जो बीच में घबराए नहीं, जो बीच में फेल होके चले नहीं गए, जो लगातार लगे रहे, वही लोग अल्टीमेटली सक्सेस होते हैं। जो सहसवार गिरते हैं मैदान जंग में, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं, वापस घोड़े पे चढ़ते हैं और उस रेस को पूरी करते हैं। बट इसमें एक और सवाल आता है, क्योंकि जब आप उस इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं कि और भी लोग ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, तो एडवाइस करने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं। कोई कहता है ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर दो, कोई कहता है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो उसमें क्या एटीट्यूड होना चाहिए एस्पिरेंट का कि भाई ये मुझे सबको नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ ये करना है? उसमें आप क्या अपनी अपनी साइड से आप क्या सलाह देंगे? उसमें सर मेरी बुक में भी है, इसमें हिंदी में भी एक किताब अवेलेबल है, लक्ष्य यूपीएससी के नाम से। तो इसमें है कि जैसे आप रीडिंग मटेरियल बहुत टारगेटेड लेते हैं, रीडिंग मटेरियल की भरमार है, लेकिन आप सही रीडिंग मटेरियल सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सही मेंटोर या सही गाइडेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे ये हब होता है कोचिंग का, जैसे दिल्ली में करोल बाग, न्यू राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर है, वहाँ आपको हर कोई आदमी एडवाइस देने वाला मिल जाएगा। तुम ये पढ़ो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। ऐसे ही जो आपके बाकी लोग हैं जो आसपास रहते हैं, दोस्त हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो मेरा ये एडवाइस है कि एक या दो आप मेंटर रखिए गाइडेंस के लिए। कुछ लोगों ने सोचा कि जैसे वसीम अहमद भट्ट जो कश्मीरी लड़का था, न्यू राजेंद्र नगर में रहता था, उसने बोला कि मैंने किसी की एडवाइस नहीं सुनी, मैंने टोटली कोचिंग सेंटर के मेंटर के ऊपर छोड़ दिया। तो वो एक स्ट्रेटजी है। या आप कोई और मेंटर है उस पर छोड़ दें, या आप एक कोई अपना हीरो बना लें, चाहे उससे मिल नहीं पा रहे हो लेकिन उसने कैसे तैयारी की थी उस पर केंद्रित करें। तो जितना फोकस्ड अप्रोच होगा सर, उतना ही अच्छा होगा। जैसे कील बहुत नुकीली होती है तभी वो अंदर जाती है, तो ऐसे ही बहुत फोकस शार्प आपकी विजन होना चाहिए कि मेरे को क्या पढ़ना है और किससे सीखना है। तो इसमें कोचिंग सेंटर्स की क्या भूमिका है? अब ये कोटा है राजस्थान में ही, वो तो बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है कोचिंग के लिए। तो कोचिंग सेंटर्स की क्या भूमिका है? क्या आवश्यक है कि एस्पिरेंट कोचिंग सेंटर जाए, बिना कोचिंग सेंटर के भी कर सकता है? आपका क्या दृष्टिकोण है? सर मेरा इसमें मैंने लिखा भी है बुक में कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। ये जो अफोर्ड कर सकता है वो जाए, लेकिन जो नहीं कर सकता है वो बिल्कुल नहीं जाए। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे मेरे जो हीरोज़ हैं इस बुक में, वो कोचिंग सेंटर, उसमें से कुछ लोग गए, लेकिन कोचिंग सेंटर में भी काफ़ी समय बर्बाद होता है। वो एक ही लेक्चर घंटे का होगा, उसमें 1500 लोग बैठे होंगे जिसमें आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो बहुत लोग अलग अलग स्ट्रेटजी करते हैं। एक तो है कि कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करनी है। ऐसे मेरे इसमें अंजलि शर्मा है, सिक्किम की लड़की, जिसकी आंखें चली गई थी जब वो 10वीं कक्षा में थी, लेकिन उसने केवल यूट्यूब से सुन के और अपनी मेहनत से किया। श्रुति शर्मा ने भी कोई कोचिंग नहीं ली। तो इस तरह से जो टॉप भी किया उसने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी है, बस आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। गाइडेंस के लिए आपके पास मेंटर ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, नहीं तो आप किसी को जानते हैं वो भी बता सकता है, नहीं तो आप स्केलिंग माउंट यूपीएससी भी पढ़ सकते हैं। और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तब भी सारी क्लास अटेंड नहीं करें, क्योंकि समय बहुत बर्बाद होता है। अल्टीमेटली आपका समय की वैल्यू है। अगर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ वो आधा टाइम जोक सुनाने में और दूसरी चीज़ों में टाइम पास करने में भी लगा देते हैं। तो अगर अच्छा कोचिंग सेंटर है, जो विषय आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोग को इकोनॉमिक्स में इशू होता है, कुछ लोग को कोई और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इशू है, तो वो वाला सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करें। और कोचिंग का कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग जाएं। बिना कोचिंग के मैंने खुद कोई कोचिंग नहीं ली थी सर। मैं हिसार में एक कॉलेज में पढ़ता था और वहीं से मैंने तैयारी की बिना किसी कोचिंग के। अच्छा, मैंने ये इम्तिहान दिया था 1986 में, आपने शायद 1993 में दिया है, 93-94 में आपने दिया है। अब हम 2024 में हैं और एग्ज़ाम की पद्धति में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। जैसे कि अब एक एथिक्स पेपर इंट्रोड्यूस हो गया है, एक सीसैट पेपर इंट्रोड्यूस हो गया है। हमारे समय में 2 सब्जेक्ट्स होते थे, अब सिर्फ 1 सब्जेक्ट है। तो ये जो चेंजेस लाए गए हैं, इससे जो प्रिपरेशन है एस्पिरेंट्स की, उसमें क्या परिवर्तन अब होना चाहिए? जैसा आपने कहा सर, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जब मैं देता था, आप देते थे, तब हो सकता है पैटर्न और भी अलग हो। तो उस समय तो 2 विशालकाय ऑप्शनल होते थे कि आपको 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं, जिनमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, जिनके कि बड़े बड़े सिलेबस होते थे, और जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर ही होते थे। और जो चेंज हुआ है वो ये है कि अब जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं,
ऑप्शनल एक हो गया है, तो एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। सो एक तो आपको, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हो गए हैं जिसमें से एक इथिक्स का पेपर है सर, तो जनरल स्टडीज़ में आपका फोकस बहुत बढ़ गया है, आपको जनरल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ना है कंपैरेटिवली। दूसरा, करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस बढ़ गया है। इवन आपके जनरल स्टडीज़ में बाकी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन है या कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वो भी करंट अफेयर से प्रेरित होने लग गए हैं कि आजकल लेटेस्ट न्यूज़ में क्या है, उसी के से काफ़ी क्वेश्चन पैदा होते हैं। तीसरा है एथिक्स, बिल्कुल हमारे समय में नहीं था। एथिक्स थोड़ा गाइडेंस की भी ज़रूरत है, वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन उसको अलग तरीके से पढ़ना होता है, उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में एथिक्स ढूंढनी होती है, न्यूज़ में जो आ रहा है उसमें एथिक्स ढूंढनी होती है, जो रामायण महाभारत या हमारी पुरानी चीज़ें हैं गीता कुरान, उनमें एथिक्स ढूंढनी होती है। तो ये इस तरह का है कि हम कैसे अपनी वैल्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं, इसके लिए है सर। और एक और बात है कि ऐसे अब 2 हो गए हैं, आपके समय में ऐसे नहीं होता था, हमारे समय में ऐसे शुरू हुआ था तो एक ऐसे लिखना होता था, अब आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं और दोनों के टॉपिक्स भी बड़े वेग से आने लग गए हैं, तो वो एक और चैलेंज है राइटिंग स्किल डेवलप करना। एक और चेंज हुआ है सर जो आपके समय नहीं था, सी सेट हो गया है, CSAT, जो मेरे समय में भी नहीं था, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स के समय में, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं मेरिट में, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको 33% मार्क्स लेने ही है। अगर आपने नहीं लिए तो आपका दूसरा पेपर के कितने भी नंबर आ जाएं, कितना भी आप टॉप कर जाओ, आपका आगे आप नहीं बढ़ पाते प्रीलिम्स की स्टेज से। और बहुत से लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंस में या इग्नोरेंस में सी सेट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा हुआ है कि मेरे इन स्टोरीज में से मिन्नू पीएम है जो 2 बार केवल सी सेट में फेल होगी प्रीलिम्स में, जबकि जनरल स्टडीज़ में उसके अच्छे नंबर थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 2 लैंग्वेज पेपर मेंस में होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, जो हमारे समय में भी थे, अभी भी हैं, एक इंग्लिश और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज, आप हिंदी ले सकते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हुआ है कि एथिक्स पेपर आ गया है, 2 ऐसे आ गए हैं, सी सेट इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इस पे बहुत ध्यान देने की एस्पिरेंट्स को ज़रूरत होती है। अंतिम प्रश्न, यहाँ पे कई लोग होंगे जो खुद सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होंगे, फाइनल पीस ऑफ एडवाइस आप उनको क्या देना चाहेंगे? सर फाइनल पीस तो ये है कि सबसे पहले तो बड़े सपने जरूर देखो, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है या किसी और फील्ड में एक्सेल करना है, पर सबसे पहले तो एक सपना होना चाहिए। दूसरा है कि उस सपने को जीना चाहिए। जब तक आप उस सपने में पूरी तरह नहीं घुस गए, जब तक आपको रात दिन उसी के सपने नहीं आते हैं, चाहे वो अच्छे सपने आए चाहे खराब सपने आए सोते समय, वो जरूर होना चाहिए। तीसरा है कि आप फोकस्ड होने चाहिए, ये नहीं कि मैं एक बार जॉब भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, सिविल सर्विस भी दे दूँगा चलते चलते, तो ये चलते चलते होने वाला काम नहीं है। इसके लिए तो आपको इसमें डूबना पड़ता है, आप इसमें डूब जाइए, दिन रात वही सोचिए, चाहे जितने समय आप इसमें दे पाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा सर है कि आप में वो हिम्मत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ऐसे बहुत स्टेज आएंगी जब आपका कॉन्फिडेंस आपको धोखा देगा, जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जब आप डिप्रेशन में जाएंगे, जब आप रोने लगेंगे, जब आपको लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्हीं बच्चों का फिर सिलेक्शन होता है क्योंकि वो उसको ओवरकम कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना सपना भी हो, उसकी हिम्मत भी हो, कॉन्फिडेंस हो, अपने आप पे भरोसा हो। और एक और चीज़ है कि सर ये तैयारी जो है फैमिली का तैयारी है, ये एग्ज़ाम पास करना क्योंकि आपने कहा इतना डिफ़िकल्ट है, ये केवल बच्चे का नहीं है, ये पूरी फैमिली का स्ट्रगल है, युद्ध है या कंपटीशन है। क्योंकि पेरेंट्स को की बहुत ज़रूरत होती है उसको खराब समय में सपोर्ट करने के लिए, तो ये पूरी फैमिली को साथ इसमें लगा रहना पड़ता है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि बहुत टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए, टारगेटेड रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, पर ये सपना आप देखें ज़रूर। अगर आपको, हम भी रहे हैं इतने साल हो गए, 30 साल सर्विस में, ये एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे आप कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं समाज में, बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने फैमिली को ऊपर उठाने के लिए कर सकते हैं। जो आपका स्टेटस है आपकी फैमिली का या
जो आपका मॉनेटरी भी होता है कई लोगों का कि स्टेटस डाउन होता है, बट उससे ज़्यादा आप उनको एक क्वांटम जंप या लीप जो है सर वो दे सकते हैं। तो इसका सपना जरूर देखिए। आप जैसे ही लोगों में से 1000 लोग हर साल सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करते हैं, उसमें से 150-160 लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, इतने ही लोग आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, और काफ़ी लोग फॉरेन सर्विस में जाते हैं, रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 25-26 सर्विस के लिए एक साथ सिलेक्शन होता है। इसको आपको सपने को जरूर देखना है। बहुत खूब सजन। और अब मेरे ख्याल से 4.5 मिनट बचे हैं, तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं हम ऑडियंस से। हाँ, ये पीली पीली शर्ट, पीली कुर्ते वाले। गुड इवनिंग सर, मैं अभी MNIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में। एंड सर यूपीएससी करना तो बचपन से ही सपना था। बस मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक सवाल पूछिए। 25 मिनट का टाइमर है। नहीं, बोल कह रहे हैं 25 ही मिनट है, इतना ही टाइम। नहीं सर, 25 मिनट हमारे लिए थे, 5 मिनट। अच्छा हैं, तो ठीक है। यस यस प्लीज। सर जैसे मैं अगर यूपीएससी दूंगा तो 2028 में दूंगा, तो अभी ये स्टार्ट करने के लिए सही टाइम है या नहीं? दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए बीइंग इन कॉलेज या फिर फुल टाइम यूपीएससी को? एंड लास्ट क्वेश्चन ये था कि ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जैसा कुछ? वेरी गुड। तो पहला आपका सेकंड क्वेश्चन मैं पहले कर देता हूं। अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज देना है तो आप और कुछ मत सोचिए। सबसे पहले फुल टाइम, फुल डेडिकेशन, फुल सिंसियरिटी के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अभी से लग जाइए। एक तो मेरी एडवाइस ये रहेगी। दूसरी मेरी एडवाइस है कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, नींव मजबूत होगी। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है कि बाद में कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है, बाद में सवाल जहाँ तहाँ से आते हैं तो आप दे नहीं पाते हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, चाहे आप 28 में दें, अभी 25 है, लेकिन अभी से अपनी नींव तैयार कर दीजिए। बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही आप ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तीसरा आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप मेरी बुक पढ़ेंगे तो इसमें लवीश ओडिया हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर थे आईआईटी बॉम्बे से, और उदयपुर के ही हैं आपके स्टेट के। तो उसने सोचा कि मैं तो आईआईटी में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा बट फैक्ट बता रहा हूँ। तो उसने सोचा कि मैं तो आईआईटी में पढ़ी है, इतने अच्छे मार्क्स आए थे, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेता हूँ। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि सिलेबस आया, आप तैयारी करने लगे, उस समय 2 चीज़ें गड़बड़ हुई। एक, उन्होंने देखा कि जो सिलेबस यूपीएससी में है और जो उन्होंने आईआईटी में पढ़ा है उसमें तो बहुत डिफरेंस है, और आधा सिलेबस यूपीएससी का आईआईटी में पढ़ाया नहीं गया। दूसरा, उन्होंने देखा कि आईआईटी में वो प्रोफेसर्स बोलते थे फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो, यहाँ पे होता है कि इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ो। तो हालांकि उनका सिलेक्शन हो गया बट उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। दूसरा, इसमें भरत सिंह है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, काफ़ी मैकेनिकल इंजीनियर्स आते हैं। तो भरत सिंह ने लेकिन शुरू में ही नहीं लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोनों हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके पास समय है अपना सब्जेक्ट को अभी से मजबूत करने का आपको, तो आप बिल्कुल अपना सब्जेक्ट पढ़िए। लेकिन बहुत से इंजीनियर दूसरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी इससे भी देते हैं, तो आपकी चॉइस। हाँ, सर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 2 या 3 अटेम्प्ट्स अलाउ किए जाते हैं, इसमें 6 का क्या सेंस है? बिल्कुल, इसमें ये आपका सही सवाल है और बहुत डिबेटेबल भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि कम अटैम्प्ट होने चाहिए, लेकिन इसमें अटैम्प्ट इसलिए ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि एक तो पर्पस है कि जो बच्चे दूर दराज के हैं, जो इतना जानकारी नहीं है और उनको बहुत समय चाहिए होता है, तो उनको मौका मिले। जस्ट ऐसे नहीं कि फुर से एग्ज़ाम निकल जाए, उनको पता भी नहीं चले। और दूसरी बात है कि क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, उसको करने में, सीखने में समय लगता है, तो इसलिए इसमें है कि चलो 1-2 बार आप नहीं हो पाए, कंपटीशन बहुत ही फियर्स है, तो आपको सरकार ने बोला कि ज़्यादा मौका मिले। 2 या 3 तो पहले भी नहीं होते थे, मेरे समय 4 होते थे, सर के समय शायद 3 या 4 होंगे। मेरे समय में 3 अटेम्प्ट्स थे। 3 अटैम्प्ट होते थे। तो धीरे धीरे ये थिंकिंग रही है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं नहीं टाइम पे दे पाते हैं या
उनको एक दो अटैम्प्ट से नहीं हो पाता है, सीख नहीं पाते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो सबको मौका मिले, खासकर दूर दराज के इलाके के बच्चों को, चैलेंजिंग बैकग्राउंड के बच्चों को, ताकि वो उनको भी पूरा मौका मिले। तो ये डिबेटेबल है, नो डाउट, लेकिन ये पॉलिसी है जी। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। आपने अपने बुक में 7 ऐसे लोगों के बारे में लिखा होगा जिन्होंने बहुत संघर्ष के बाद एग्ज़ाम पास करा होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम में 10 लाख लोग रजिस्टर करते हैं, उनमें से सिर्फ टॉप 200 को ढंग की मतलब प्रेफर्ड सर्विसेज मिलती है। तो आपके पास जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, जितने बचे हुए हैं, उनके लिए क्या कहने के लिए है? देखिए, पहली बात तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, पहले तो कॉन्फिडेंस लाइए कि एग्ज़ाम क्लियर होगा। दूसरी बात ये कि ये केवल एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है ये एग्ज़ाम। एक तो आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है, आपको हिस्ट्री का भी पता है, ज्योग्राफी का भी पता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पता है, साइंस टेक्नोलॉजी भी पता है, तो आपका एज ए पर्सन बहुत डेवलपमेंट होता है। दूसरा, आप बहुत सारे लेसन लर्न करते हैं कि फेलियर से कैसे डील करना है, ख़राब सिचुएशन में कैसे काम करना है, समय के हिसाब से टारगेटेड अप्रोच में कैसे काम करना है। तो पहली बात तो आप ये नहीं सोचें कि आपका नहीं होगा। दूसरी बात है कि केवल आईएएस ऑफिसर नहीं है, बाकी भी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, चाहे वो आईपीएस है, आईएफएस है, चाहे रेवेन्यू सर्विस है, और भी बहुत सारी सर्विस हैं, तो वो सब सर्विस बहुत अच्छी हैं। और तीसरी बात इसमें ये है कि आपका और एक स्कोप और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस दूसरी सर्विस में बढ़ जाते हैं, कि अगर आप बाई चांस नहीं हुए तो बाकी दूसरे एग्जाम में आपका परसेंटेज ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। पर आप ये सोचे नहीं कि आप फेल होंगे, आप जरूर पास होंगे। सज्जन, वहाँ से सिग्नल आ गया है कि समय समाप्त है, तो बस मैं ये कहूँगा कि ये हैं सज्जन यादव जी की पुस्तक, ये अंग्रेज़ी में है और ये हिंदी में है। पुस्तकें बुक स्टोर पे अवेलेबल हैं। सज्जन जी तैयार हैं उन पे हस्ताक्षर करने के लिए, तो जाइए अपनी अपनी प्रतियां उठाइए और उनसे हस्ताक्षर लीजिए, और उनके और भी कोई सलाह लेनी है तो उस समय ले लीजिए। सज्जन, थैंक यू वेरी मच।